नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यह आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं जीन पियाजे, आपको यह बताना है। क्या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में वर्णित करते हैं, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं, या स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं, या मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, या कह सकते हैं कि मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। दोनों एक ही चीज है, स्कीमा या मनोबंध। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, घुमा फिरा दिया जाता है थोड़ा सा प्रश्न में, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न स्कीमा से रिलेटेड आपको हर साल प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। स्कीमा किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, या फिर मनोबंध कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जब बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में जो है जीन पियाजे वर्णित करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग सभी प्रश्न देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष। दूसरा है आपका ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो समय है वह 2 से 7 वर्ष है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। तो चारों ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण क्या होता है, तो ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण। क्या होता है? विचार या सोच में केंद्रीकरण। यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण माना जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें जैसे कि संरक्षण का गुण हो गया, संबंध, वर्गीकरण, ये जो है किस अवस्था में होता है, तो ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप लोग सभी प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे बताना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, केवल विद्यालय में विकास नहीं होता है, ठीक है। विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, केवल बाल्यावस्था में विकास नहीं होता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, प्रश्न का उत्तर बताने का भी प्रयास करिए आप लोग। विकास बहुआयामी होता है, या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी के लिए विकास दोस्तों समान नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। विकास के लिए जो है आपका इसमें संदर्भ कौन सा सही है, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, या मल्टी डाइमेंशनल होता है, जिसे कहते हैं मल्टी डाइमेंशनल होता है, मतलब कि बहुआयामी होता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में किस पर महत्व देता है? क्या गुणारोपण पर महत्व देता है, या अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, या सांस्कृतिक उपकरणों पर? तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वह अधिगम को जो है अधिगम के सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है। किस पे? सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है, इसको ध्यान रखना। ये जो है सांस्कृतिक उपकरण आपका इसमें बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप कैसे देखेंगे? क्या अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो असफलता के रूप में आपको नहीं देखना है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, तो योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड के रूप में आपको नहीं देखना है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में भी दोस्तों आपको नहीं देखना है। कैसे देखना है?
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वह जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, इस रूप में आपको देखना चाहिए। चलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होता है दोस्तों? जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह समावेशी कक्षा होती है। तो आप जो है समावेशी कक्षा में किस पर जोर देंगे? क्या समरूपी निर्देशों पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर आप जोर नहीं देंगे? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, या प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों? आप कहेंगे हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आप जोर देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या मंदित छात्र? यहाँ पे किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है या उचित है आपको बताना है। किसके अनुसार? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पे दोस्तों दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार आप बोलेंगे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। यह शब्दावली जो है सबसे उपयुक्त होती है, इस शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। आप विकलांग छात्र नहीं बोलेंगे, छात्र जिसका अशक्त शरीर है नहीं बोलेंगे, मंदित छात्र नहीं बोलेंगे। आपको क्या बोलना है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। यह जो शब्दावली है, दिव्यांगता जो शब्द है, यह जो है उपयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक क्या होता है? क्या पहले अमूर्त चीजें का विकास होता है या मूर्त? तो देखिए, ना तो अमूर्त चीजों का विकास होता है ना तो मूर्त। सबसे पहले सांवेदिक चीजों का विकास होता है, उसके बाद मूर्त और फिर अमूर्त। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम है दोस्तों, वह होता है पहले सांवेदिक, उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आपको बताना है। अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता। देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता इसका संबंध किससे है, या इसकी पहचान का जो प्रमुख लक्षण वह क्या है? वह है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल ढूंढना या प्रस्तुत करना अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सृजनात्मकता या सृजनात्मकता भी होती है दोस्तों, कि किसी समस्या पर नए ढंग से सोचने या समाधान खोजने के प्रयास को हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है एक समान है, या कह सकते हैं कि सृजनात्मकता की पहचान का जो प्रमुख लक्षण है वह जो है आपका अपसारी चिंतन है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको यह बताना है। क्या विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन तो गलत है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, ऐसे कथनों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चौथा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत बिल्कुल नहीं टालनी चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर समझाना चाहिए। अगर विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता हैं या छात्र हैं तो उनको संबोधित करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, आपको यह बताना है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना नहीं पैदा करनी है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन से भी दोस्तों आप समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या सही है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आप समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए
एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए आपको यह बताना है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल यह तो करना चाहिए दोस्तों, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और व्यक्तिगत योजना, शैक्षिक योजना बनाना, छात्रों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना भी उचित होता है। तीसरा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है आपको, सरल संरचनाओं का प्रयोग करना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां आपको बताना था कि क्या नहीं करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही है। ये जो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है शर्मिंदगी के बारे में आपको बताना है। क्या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? दूसरा है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली होता है? तो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होता है। तीसरा है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? बिल्कुल भी अध्यापन प्रक्रिया में इसे पैदा नहीं करना चाहिए, शर्मिंदगी को नहीं लाना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, यह गलत है, इसका संबंध संज्ञान से है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर दोस्तों नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इसका जो है संज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? आपको यह बताना है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली साधन माध्यम आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला देखिए, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, क्या यह प्रभावशाली माध्यम है अध्यापन अधिगम का? दूसरा है बिना विश्लेषण के ही अवलोकन करना या ऑब्जर्वेशन करना ठीक नहीं होता है। अनुकरण या नकल करके दोहराना भी ठीक नहीं होता है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना भी नहीं होता है। पहला ऑप्शन इसमें इसका मतलब सही है दोस्तों। पहला क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, यह जो है अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आपको यह बताना है। तो पहला है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है, क्या यह सही है? आपको बताना है, ध्यान से देखिए। दूसरा है इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, तो यह गलत है दोस्तों, यह तो नहीं होना चाहिए। तीसरा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर होती है, अधिगम त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं होती है। चौथा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, तो दंड की मात्रा निर्धारित नहीं करना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? पहला ही त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। त्रुटियां जो होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसे दोस्तों अधिगम का एक भाग मानना चाहिए या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक भाग मानना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे आपका क्या सही है? पहला ही बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मतलब कि सीखने की जो अभिप्रेरणा है उसे आप कैसे कायम रख सकते हैं? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, यह तो सही नहीं है। बच्चों को दंड देकर भी सही नहीं है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, क्या सही होगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना भी ठीक नहीं होता है। इससे जो है बच्चे अभिप्रेरित नहीं रहेंगे सीखने के लिए। किससे अभिप्रेरित रहेंगे? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इससे जो है अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? आपको यह बताना है। क्या निम्न उत्तेजना, संतुलित उत्तेजना, या कोई उत्तेजना नहीं, या उच्च उत्तेजना? तो यहां पे देखिए दोस्तों, अधिगम मतलब सीखने की जो सबसे अच्छी अवस्था है, जो सर्वोत्तम अवस्था है, वह होती है संतुलित उत्तेजना और साथ में कोई भी भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है, जिसमें कोई भय नहीं होता है। जब बच्चे डरेंगे नहीं तो वह बेहतर सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। क्या पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते हैं? यह तो आपका गलत है। दूसरा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं।
पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, यह गलत है, बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा इसमें सही है दोस्तों, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार हमें यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, आपको यह बताना है। क्या योग्यता अटल होती है, या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित होती है, या योग्यता सुधार्य होती है। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अधिगम के लिए जो है आपकी जो यह धारणा है योग्यता सुधार्य, यह जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। योग्यता क्या है, इंप्रूव की जा सकती है, सुधार्य होती है। ठीक है, यहाँ पे योग्यता अटल बिल्कुल गलत है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता यह भी गलत है, असफलता अनियंत्रित है यह भी गलत है। चौथा ऑप्शन योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, आपको यह बताना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद, या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है, अन्वेषण और संवाद होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, अन्वेषण और संवाद। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब कठिनाई होती है आप लोग बताइए। जब वो आंतरिक रूप से अप्रेरित होते हैं क्या तब कठिनाई होती है, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब कठिनाई होती है, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, या सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो। देखिए दोस्तों, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, तब जो है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। जब वो आंतरिक रूप से दोस्तों अभिप्रेरित होते हैं तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है सीखने में। जब वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है तब भी वो आसानी से सीखते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। और विषय वस्तु को बहुरूपों में जब प्रस्तुत किया जाता है तब भी कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सीखने में उनको थोड़ा कठिनाई होती है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए आपको यह बताना है। पहला है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना यह जो है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या तीसरा है मूल्यांकन वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए मूल्यांकन पद्धतियों का। और विद्यार्थियों को नामांकित करना भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए होना चाहिए कि विद्यार्थियों की क्या जरूरतें हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। क्या केवल पर्यावरण पर, या ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवंशिकता पर। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा आपको यह बताना है। यहाँ पे आप लोग देखिए तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इन्हें आप जो है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता तक बिल्कुल सही है तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। क्या स्वनियमन को दर्शाता है, या आत्म केंद्रिता को, या मनोवैज्ञानिक विकार है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सही है आपका, यह जो है जो व्यक्तिगत वाक्य है यह स्वनियमन को दर्शाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए। अकादमिक अंकों के आधार पर ये प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल जो है पाठ्यक्रम का पालन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है। क्या अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, यह जो है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाठ क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पाठ या ढांचा से प्रश्न बनता है हर बार सीटेट में, तो ध्यान रखिएगा इसे। बच्चों को संकेत देना, ठीक है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ या ढांचा कहलाता है। तो यहाँ पे अध्यापिका द्वारा संकेत देने का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना काम करेगी। यह बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। इसका मतलब कि केवल लड़कियां रोती हैं, जो कि एक गलत कथन है दोस्तों। ये एक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि लड़के नहीं रोते हैं, केवल लड़कियां रोती हैं। यह एक गलत कथन है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा है बल्कि बढ़ा रहा है, यह तो गलत है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती नहीं दे रहा है, समानता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यह जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पर जोर देता है, आपको यह बताना है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, या बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका क्या सही है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों किस पर जोर देता है कि बुद्धि जो है या बुद्धिमत्ता जो है उसकी विभिन्न दशाएं होती हैं, इस पर जोर देता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण को यह दर्शा रहा है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रथागत को दर्शा रहा है, यह नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शा रहा है। इसे आप लोग याद रखना, इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। पहला है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। देखिए, विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं होता है, यह तो आपका गलत है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, यह भी आपका गलत है। परिवार जो है द्वितीय कारक नहीं होता है। तीसरा क्या है, देखते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, तो परिवार द्वितीय कारक नहीं होता है। चौथा है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, यह बिल्कुल सही है। परिवार जो होता है दोस्तों वह सामाजिकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है और विद्यालय या मीडिया ये सब जो होते हैं ये सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं, ठीक है। तो परिवार, परिवार के लोग, आसपास के लोग, ये जो है प्राथमिक कारक माने जाते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।